गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के संदर्भ में विद्वानों द्वारा जो परिकल्पना दी गई है, हाइपोथेसिस दी गई है, उनमें जो इम्पोर्टेंट है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। स्टार्टिंग में मैं बता दूं किस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं, किस परिकल्पना को किस विद्वान द्वारा कौन से ईस्वी में दिया गया, मुख्यतः इससे क्वेश्चन यही रहेगा। क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा, क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन रहेंगे। यदि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता, वर्णनात्मक क्वेश्चन होता, तो इसमें से कोई भी परिकल्पना डिटेल में लिखने के लिए आता। क्योंकि आपका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, इसलिए हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है कि कौन सी परिकल्पना, हाइपोथेसिस किस विद्वान ने दिया है और किस वर्ष में दिया है। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पना है जो हम लोगों को पढ़ना है, जिनमें प्रमुख है कांट की वायु राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, होयल तथा लिटन का सिद्धांत, ऑटो स्मिट का अंत तारक धूलि परिकल्पना तथा बिग बैंग सिद्धांत। ये थ्योरी आप लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, जिनमें फर्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। परिकल्पना कांट की वायु राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। इमैनुअल कांट द्वारा सर्वप्रथम वायु राशि परिकल्पना 1755 में प्रस्तुत किया गया था, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित थी। आरंभ के वर्षों में इस परिकल्पना को काफी सराहना मिली, लेकिन बाद के वर्षों में जब प्रमाणित किया गया, तब पाया गया कि यह जो नियम है, यह जो हाइपोथेसिस है, वो गलत नियमों पर आधारित था। चूंकि यह कांट के द्वारा यह परिकल्पना दी गई है, हम लोगों को जानना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इमैनुअल कांट ने किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाया है। तो सबसे पहले इमैनुअल कांट ने यह मान लिया कि ब्रह्मांड में जो पदार्थ है, आद्य पदार्थ है, जिसको इंग्लिश टर्म में हम लोग बोलते हैं प्रीमोर्डियल मैटर, यह भगवान द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि काफी ठंडा था और यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। तो कांट के परिकल्पना के अनुसार जो है, कांट ने यह मान लिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में भगवान द्वारा जो निर्मित आदि पदार्थ जो थे, यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। प्रीमोर्डियल मैटर जो है, यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। अब प्रारंभ में ये पदार्थ जो है काफी कठोर, रिजिड, शीतल और गतिहीन थे, काफी ठंडा, और इनमें कोई भी गति नहीं था। बाद में कांट ने पुनः यह मान लिया, फिर से यह मान लिया कि इसमें जो है आकर्षण बल है, और इन्हीं आकर्षण बल के कारण जो है ये आपस में ये कण जो है वो टकराने लगे, और इसी आपसी टकराव के कारण पदार्थों में तापमान में वृद्धि हुई, उनकी रोटेशन में वृद्धि हुई, उनकी जो गति है उनमें वृद्धि हुई। क्योंकि इन्होंने स्टार्ट में क्या माना था कि जो मटेरियल है, आद्य पदार्थ है, प्रीमोर्डियल मैटर है, बिल्कुल ठंडा था और कठोर था, उनमें कोई भी गति नहीं थी। लेकिन बाद में फिर इन्होंने मान लिया
कि ये पदार्थ जो है गति करने लगे, रोटेट करने लगे और रोटेट करने से इसके तापमान में वृद्धि होने लगी। और इसी आपसी टकराव के कारण तापमान में वृद्धि हुई, इनकी गति में भी वृद्धि हुई। तापमान में लगातार वृद्धि होता ही चला गया। अब वृद्धि होने से इनका रोटेशन भी तो बढ़ा, रोटेशन बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो ये वायु राशि में चेंज होता गया, जिसके कारण शीतल, जो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या कहा था, ये ठंडा था, उनमें कोई गति नहीं था, लेकिन बाद में ये गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, रोटेशन में भी जो रोटेशन स्पीड था वो भी बढ़ता गया, जिससे ये निहारिका में, नेबुला इंग्लिश टर्म होता है निहारिका का, नेबुला, नेबुला में चेंज हो गया। किसके कारण? ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ रोटेशन, इसी कारण ये नेबुला में चेंज हो गया। अब यदि तापमान बढ़ रहा है, उसमें रोटेशन बढ़ा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ जाता है। आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है केंद्र पसारी बल। केंद्र पसारी बल हमेशा क्या है? सेंटर से बाहर की ओर कार्य करता है, केंद्र से बाहर की ओर ये कार्य करता है। और यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है, तो ये जो छल्ला है, जो पदार्थ है, उससे एक छल्ला निकलकर बाहर आता है और पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर निकलकर चला जाता है। और यदि यही क्रिया बार बार होते रहे, तो एक छल्ला से दूसरा छल्ला, दूसरा छल्ला से तीसरा छल्ला, और इसी प्रकार फिर एक छल्ले से 9 छल्ले का निर्माण हुआ, जिससे कि 9 ग्रह की उत्पत्ति हुई। अब बीच का जो भाग था वो एक साथ घनीभूत होकर, एकत्रित होकर सैटेलाइट बन गया, उपग्रह में चेंज हो गया, और इस प्रकार से संपूर्ण सौर्य मंडल का निर्माण हुआ। तो फिर से मैं शॉर्ट में बता दूं, इसे समरी में बता दूं कि किस तरह इन्होंने अपने परिकल्पना को समझाया है। कांट के अनुसार, देखिए ये मेरा हाइपोथेसिस नहीं है, ये कांट जो साइंटिस्ट है, जर्मन स्कॉलर, फिलोसोफर है, उनके द्वारा ये परिकल्पना दी गई है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जानेंगे। कि कांट ने सबसे पहले कहा कि प्राचीन ब्रह्मांड में जो पदार्थ थे वो ईश्वर द्वारा निर्मित थे, जो कि काफी यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, यह काफी कठोर था, रिजिड था, बहुत ही ठंडा था, और इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था, कोई भी गति नहीं था। बाद के वर्षों में फिर इन्होंने मान लिया कि इनमें गति आरंभ हो गई है, यह रोटेट करने लग गया है, रोटेट करने से यह गर्म होने लग गया है। अब गर्म हो रहा है, धीरे धीरे घूमना आरंभ कर दे रहा है, तापमान में वृद्धि हो जा रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है, रोटेट कर रही है, तो इससे नेबुला बना, निहारिका बना। अब निहारिका बना, फिर उस तापमान में वृद्धि हो रही है, फिर यह घूमता ही जा रहा है, तो केंद्र पसारी बल अधिक हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। तो इस निहारिका से एक छल्ले का निर्माण हुआ। पुनः इस प्रक्रिया के पुनरावृत्ति से फिर 9 छल्ले का निर्माण हुआ, और ये 9 छल्ले जो है एक स्थान पर एकत्रित हो गए, ठंडे हो गए, और फिर ठोस होकर 9 ग्रहों का निर्माण किए। एग्जाम में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैसियस हाइपोथेसिस किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, वायु राशि परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो आप लोगों को ऑप्शन में टिक करना है, इमैनुअल कांट या कांट। अगर पूछा जाए कि यह परिकल्पना किस ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, तो आप लोग को आंसर टिक करना है 1755। नेक्स्ट हाइपोथेसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।